अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब वीवर्स से। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं 2 दिन वीडियो नहीं डाल सकी। इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। आज इंशाल्लाह मैं आपको 2 एपिसोड दूँगी, 19 और 20। तो अब चलते हैं नावल की तरफ। अभी तक तेरा नाश्ता नहीं बना, वहाँ सब लोग के टेबल पर बैठ के ही ऐसी नकमी और बेकार लड़की है ये कि मजाल है कोई भी काम ढंग से कर दे। मेरा मुंह क्या देख रही है महारानी, जल्दी से हाथ चला। तेरे बाप ने वानी में तेरे साथ मुलाजम नहीं भेजे थे जो तेरे हिस्से का काम करके देंगे। वो किचन में दाखिल होते ही उसे देखकर शुरू हो गई थी, जबकि अमाया बिना कुछ भी बोले जल्दी जल्दी हाथ चलाने में मसरूफ़ थी। जी चाची जान, बस हो गया, बना दिया है नाश्ता में, बाइक लगाने जा रही हूँ। वो जल्दी जल्दी चाय कपों में डालकर बोली, क्या कहा तूने मुझे चाची जान? मेरा तुझसे ऐसा तलक नहीं है कि तू मुझे चाची जान क्या कर पुकारे। मैं तेरे लिए तेरी चाची नहीं हूँ। अगर जरियाम ने तुझे अपना दिल बहलाने के लिए बीवी के हक़ दे दिए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे साथ भी रिश्तेदारियाँ बना लो। अपनी औकात में रह, तेरे लिए यही बेहतर होगा, वरना मुझे औकात याद दिलानी आती है। वो इसके बालों को झटका देते हुए इतनी बेरहमी से बोली कि माया की आंखों से बेख्तियार आंसू छलक पड़े। वो इनसे कुछ भी कहे बिना चाय के कप उठाती बाहर की तरफ आई थी। आज नाश्ते पर एक और चेहरा भी देखने को मिला था, लेकिन उसे मुखातब किए बिना वो चाय के कप रखती वापस किचन की तरफ जाने लगी। जब इसका सर बुरी तरह से घूमा, इससे पहले कि वो गिरती, 2 मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया था। अब ठीक है भाभी। वो एक नया चेहरा जो उसे देखने को मिला था वो जरियाम से काफ़ी मुशाबत रखता था। वो यकीनन इसका भाई था जिसका जिक्र वो 2-3 दफ़ा इसके सामने कर चुका था। उसने हाँ में सारे लाते हुए कदम दोबारा अंदर की जानिब बढ़ा दिए। इन कम हैसियत लड़कियों को आदत होती है ड्रामे करने की। इस तरह उसने जरियाम को भी इसी तरह अपने काबू में किया है। बाबा जान के अल्फाज सुनकर वह हैरान रह गया था। वो अपनी बहू के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, ये इसके लिए अजीब नहीं था, बल्कि उसे अजीब तो ये बात ये लगी थी कि इसके बाबा की सोच भी गंवार मर्दों जैसी हो गई थी। कहाँ इसके बाबा एक पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता इंसान थे जो कि इस गांव की रस्मों के कभी खिलाफ हुआ करते थे, और कहाँ ये शख्स था जो इसके सामने बैठा इस तरह की बातें कर रहा था। बेशक इंसान जिस तरह की सोबत में रहता है इस पर वैसा ही असर होता है। अक्सर हम अपनी सोच को अपने दिमाग के अंदर ही एक खाली डिब्बे में बंद करके रख देते हैं और दूसरों की सोच पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। ट्रे में खाना लेकर वो कमरे में आया तो उसे अब तक ज़मीन पर बैठे रोते हुए ही पाया था। आहिस्ता से टेबल पर खाना रखने के बाद वो इसके साथ ही आकर बैठ गया। उसको यूं अपने पास बैठते देख वो डर कर पीछे हुई थी। मुझसे डरो मत हरम, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यकीन करो तुम बहुत अनमोल हो मेरे लिए। वो आहिस्ता से इसका हाथ अपने हाथ में थामने लगा, लेकिन अगले ही लम्हे वो अपना हाथ पीछे खींच चुकी थी। आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़कर आ जाएं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ये सब कुछ? वो रोते हुए इससे बोली थी। अगर तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। और मेरे सामने इस तरह की बातें मत करो। नुकसान नफ़े की बातें करके मुझे मेरा माजी वापस याद ना दिलाओ हरम। मैं तुम्हें इन सब चीज़ों में नहीं घसीटना चाहता, मैं तुम्हें इन सब से दूर रखना चाहता हूँ। तुम बस ये समझ लो कि तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मेरी मोहब्बत तुम्हें मुझे तुमसे निकाह करने पर मजबूर कर रही है। वो समझाने वाले अंदाज में बोला। इसका लहजा बहुत नरम था। शायद इससे पहले उसने कभी भी उसे इतनी नरमी से बात करते हुए नहीं सुना था, और ना ही इससे पहले उसने इसके सामने इतनी ज़्यादा बात उर्दू में की थी। अगर आपके दिल में मेरे लिए इस तरह का कुछ भी है तो प्लीज़ मेरे घर जाकर रिश्ता मांगें। आपने इस तरह क्यों किया? आपको लगता है इस तरह से कुछ भी करके तुम मेरी हो हरम? तो मैं किसी तरह दूसरे से क्यों मांगूं? वो चिल्लाया था, जबकि इसके चिल्लाने पर इसकी आंखों में खौफ उतर आया था। मैं क्यों मांगूं किसी से, जबकि अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए बनाया है। उसने मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत डाली है तो मैं क्यों तुम्हें किसी से मांगता फिरूं? तुम मेरी हो, तुम्हें मेरा होना होगा। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना, या तो तुम इस निकाह के लिए राज़ी नहीं हुई तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरे मुल्क में बहुत सारे लोग बिना शादी के रहते हैं। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूँगा। वो अजीब दीवानों वाले अंदाज में बोल रहा था, लेकिन इसके लहजे से सच्चाई झलक रही थी, और वो उसकी बातें हरम के जिस्म में कपाहट तारी कर चुकी थी। क्या बकवास कर रहे हैं आप?
शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी गिरी हुई बातें करते हुए, हरम ने इसकी बात काटते हुए कहा था, जबकि इसके अंदाज पर वो मुस्कुरा दिया। उसकी बात का मतलब वो बहुत गहराई तक समझ चुकी थी। जायज़ नाजायज़ ये सब कुछ तुम्हारे मुल्क में होता है, वहाँ पर नहीं होता। वहाँ लड़के लड़कियाँ एक साथ रहते हैं और कोई उन्हें रोक रोक नहीं सकता। तुम भी मेरे साथ रहना। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें अपने पास रखूँगा। तुम कभी अपने ख़ानदान से मिल नहीं पाओगी, ना ही कभी इन लोगों की शक्ल देख पाओगी। हाँ, लेकिन अगर तुम इस रिश्ते को जायज़ बनाना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। इसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलवाने चलूँगा। उन्हें तुम्हारे किरदार की गवाही दूँगा। खुद बताऊँगा कि तुम अपनी मर्ज़ी से घर से नहीं भागी, बल्कि मैंने तुम्हें अगवा किया है। तुम्हारे दादा जो इस वक्त अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, हो सकता है उन्हें नई ज़िंदगी मिल जाए। वो पुरसुकून सा इसके सामने बैठा शायद उसे ब्लैकमेल कर रहा था। हरम गहरी सोच में जा चुकी थी। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि ये शख्स इतना घटिया निकलेगा। वो इसके लिए काबिल एहतराम था। वो उसे बहुत पसंद करती थी। वो बाकी टीचर्स की तरह फजूल की बातें नहीं करता था। वो उसके सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। वो शुरू ही से उसे अजीब और इसरार किस्म का लगता था। वो इसकी निगाहों को अक्सर खुद पर पड़ता महसूस करती थी। वो जानती थी कि इसकी निगाहों में कुछ तो अजीब सा है, जैसे वो इससे कुछ कहना चाहता है। उसे अब तक यकीन नहीं आया था कि इस शख्स को इसने सिर्फ अपने ख्वाब में देखा है। उसे अब भी लगता था कि शायद वो इसके घर में आया था, लेकिन आज उसको यकीन हो चुका था कि ये शख्स इसके हर लम्हे के साथ जुड़ा हुआ है। आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? इस तरह मैं बदनाम हो जाऊंगी। सर, मेरा ख़ानदान, मेरे दादा की इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी। अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो आप इज़्ज़त से रिश्ता लेकर आएँ। जिस तरीके से शादी होती है, इस तरह शादी करें। मैं आपसे वादा करती हूँ, जब आप रिश्ता लेकर आएंगे मैं इनकार नहीं करूँगी। लेकिन खुदा के लिए आप। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। मैं कोई इनकार कर रहा हूँ क्या? मैंने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के ले चलूँगा, तुम्हें सबसे मिलवाऊँगा, तुम्हारे किरदार की गवाही दूँगा। इसके बाद अगर वो लोग तुम्हें उससे मेरे साथ रुखसत करते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आना तो तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा, हर कीमत पर। आगे फ़ैसला तुम खुद कर लो, तुम्हें क्या करना है। सुबह की फ़्लाइट है। हम यहाँ से हमेशा के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। मुझे आपके साथ नहीं जाना, समझे आप? वो चीख उठी। जो तुम्हें तुम्हारे घर से आधी रात को ला सकता है, वो तुम्हें कहीं पर भी ले जा सकता है। मेरे सामने आवाज़ नीची रखना तुम्हारे हक़ में बेहतर रहेगा। तुम्हारे पास थोड़ी देर का वक्त है। थोड़ी देर में मौलवी साहब आ जाएंगे। इनके आते ही हमारा निकाह होगा, और अगर तुम निकाह के लिए राज़ी ना हुए तो फिर भी मैं तुम्हें 4 घंटों के बाद अपने साथ बिना निकाह के ले कर जाऊँगा। फ़ैसला कर लो, बिना निकाह के मेरे साथ ज़रूरी है या निकाह करके? वो कहकर इसके करीब से उठ गया था, जबकि हरम को फिर से रोना आने लगा। खदाश बार बार फ़ोन कर रहा था। सब उसको मुतमिन कर रहे थे, लेकिन खदाश काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसे अपनी बहन को लेकर टेंशन हो रही थी। अल्लाह न करे इसके साथ कुछ गलत हो जाए। उसने बाबा को अस्पताल में आने के लिए कहा था, ताकि वो खुद हरम को ढूंढने के लिए जा सके। इस तरह की हरकत कौन कर सकता था? कौन उनकी इज़्ज़त पर इस तरह का वार कर सकता था? एक अजीब सा खौफ दिल और दिमाग पर छाया हुआ था। खदाश को कोई चीज़ उसे डरा नहीं सकती थी, लेकिन हरम के घर में ना मौजूदगी इसके लिए इंतहाई ख़तरनाक थी। वो बस ये दुआ मांग रहा था कि अल्लाह ना करे कि वो किसी भी तरह की मुसीबत में फंस जाए। अल्लाह ना करे कि इसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा हो जाए। वो अपनी बहन के मामले में बहुत एहसास था। वो उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। वो उसे सर्द हवा तक नहीं लगने दे सकता था। इसके साथ अगर कुछ भी गलत होता तो वो अपने आप को कभी भी माफ़ न कर पाता। बार बार सबको फ़ोन करते हुए उसने आखिरकार फ़ैसला किया था कि घर से एक फ़र्द अस्पताल आकर दादा जान के पास रहे। वो खुद अपनी बहन को ढूंढने जाएगा। चाचा जान थोड़ी ही देर में आने वाले थे। इनके आते ही उसने निकल जाना था। वो कमरे में आया तो इस वक्त हरम किसी गहरी में सोच थी। उसके पीछे ही मौलवी साहब भी आ रहे थे। वो अंदर आने का इशारा करते हुए एक साइड पर बैठ चुका था, जबकि हरम इनको अंदर आते देख जल्दी से अपना दुपट्टा सीधा करने लगी। बेटा, क्या ये निकाह आपकी मर्ज़ी से हो रहा है या आप पर किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती की जा रही है? मौलवी साहब इसके पास ही रखी कुर्सी पर बैठते हुए इनसे पूछने लगे। वो इस तरह का सवाल क्यों कर रहे थे, वो उससे समझ न आया। यकीनन इसकी हालत देखकर उन्होंने अंदाज़ा लगाया होगा कि इसके साथ कोई ज़बरदस्ती हुई है। उसका दिल चाहा वो उन्हें बता दे,
इसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। शायद इसका अंजाम वो जानती थी। जो आधी रात को घर से अगवा कर सकता था, वो इसके साथ क्या नहीं कर सकता था। मौलवी साहब, आप अपना काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, सयाम ने ज़रा सख्ती से कहा, जबकि पीछे ही कुछ लड़कों को अंदर आने का इशारा किया था। यकीनन वो सब लोग इसके गवाहों के तौर पर यहाँ आए थे। मौलवी साहब ने कहा, शुरू करें, ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ी देर में फ़्लाइट है, हमें जाना है। श्याम ने जल्दी जल्दी इस कार्रवाई को ख़त्म करना चाहा। वो सबके लिए तैयार नहीं था, लेकिन जयश्याम ने उसे अपनी दोस्ती की कसम दी थी और कहा था कि उसने इससे वादा कर रखा है। उसने कहा था कि वह हरम को और इसकी फैमिली को मज़ीद कोई नुकसान नहीं देगा, लेकिन इसके लिए उसे इसके निकाह में शामिल होना पड़ेगा, वो भी हरम की तरफ से। और वो इसके लिए तैयार हो गया था। वो चाहता था कि वो वापस चले जाए। अगर वो हरम को अपने साथ लेकर जाना चाहता है तो उससे कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन वो किसी की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाल सकता था। वो चाहता था कि वो अपना बदला भूलकर ये सारी उल्टी सीधी हरकतें छोड़ दे और इसके साथ वापस चले, और वो ये करने को तैयार था, तो उससे भी इसकी बात हर कीमत पर मान ली थी। कुछ लम्हे गुजरे थे, उसकी पहचान बदल चुकी थी, वो किसी के निकाह में आ चुकी थी। ये सब कुछ उसके लिए बहुत अजीब था। उसने सोचा न था कि इसके साथ इस तरह से कुछ हो जाएगा। वो तो अपने माँ बाप की लाडली थी, घर बार की लाडली थी। उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में ऐसा सोच रखा था। कहाँ था उसके अपने, कहाँ थे इसका भाई? क्या इसके घर वालों में से किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी? क्या इसकी गैर मौजूदगी को किसी ने महसूस नहीं किया था? उसने कहा था उसके दादाजान अस्पताल में हैं, क्या हुआ था उन्हें? क्या सोच रहे होंगे इसके घर वाले? कहीं इसके दादाजान इसी की वजह से अस्पताल में तो नहीं थे? उसके दिमाग में बहुत अजीब सोचें आ रही थी। वो घर जाना चाहती थी, किसी भी कीमत पर, बेशक उसे अपनी ज़िंदगी के नापसंदीदा शख्स को ही क्यों ना कबूल करना पड़े, लेकिन उसे अपने घर जाना था। वो जानती थी अगर एक बार अपने घर पहुंच गई तो उसकी कोई औकात नहीं रहेगी। उसकी हकीकत सबके सामने खोल देगी। ऐसे मामले इसके घर वाले हल कर सकते थे। वो अपनी बाई पर एतबार करती थी। उससे बस एक बार अपने घर पहुंचना था, फिर ये शख्स इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस इसी सोच के साथ उसने इस शख्स को कबूल कर लिया था। अरे भाभी, आप यहाँ मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही हैं? आप इनकार मत कीजिएगा, मैं पहले भी 3 बार आपको कमरे के बाहर देख चुका हूँ। शाज़म इस बार उठकर बाहर आ गया था। वो काफ़ी देर से उसे बेचैनी से अपने कमरे के इर्द गिर्द घूमते देख रहा था। मैंने आपसे, वो मुझे ज़रियाम, मेरा मतलब है वो मुझे बात करनी थी फ़ोन पे। आप क्या अपना फ़ोन दे सकते हैं? उसने घबराते हुए अपनी बात मुकम्मल की थी, जबकि इसके अंदाज़ पर शाज़म मुस्कुरा दिया था। तो मियाँ की याददारी है, ऐसा कहे ना, अभी मिला देते हैं आपको आपके मियाँ जी का फ़ोन। उन्होंने फ़ोन नहीं दिया क्या आपको? वो अपना मोबाइल निकालते हुए इससे कहने लगा, जिस पर उसने फ़ौरन नाम में सर हिलाया था। क्या मेरे भाई ने अभी तक आपको फ़ोन नहीं दिया? आपने उन्हें बाहर जाने की इजाज़त क्यों दी? खैर कोई बात नहीं, मैं सिफारिश करूँगा, फ़ोन तो मिल ही जाएगा। वो अभी तक मुस्करा रहा था। अस्सलाम वालेकुम छोटे, कैसा है तू? दूसरी तरफ से आवाज़ आई थी। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपकी मिसेस ठीक नहीं है, ज़रा बात कर लें इनसे। वो फ़ोन फ़ौरन ही इसके हवाले कर चुका था, जबकि वो खुद फासले पर जाकर रुक गया था। अमाया भी साइड पर आते हुए फ़ोन कान से लगा चुकी थी। हेलो, उसने डरते डरते कहा था। जल्दी बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरी तरफ से सर्द सी आवाज़ सुनाई दी। वो ज़रिया में वो एक नज़र पीछे की तरफ देखती, थोड़ी और साइड पर होते हुए अपनी बात शुरू करने लगी। ये वो क्या कर रही हो? सीधी बात करो, क्या कहना चाहती हो? जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, मैं मसरूफ़ हूँ। उसने एक बार फिर से सख्ती से कहा था। आप कब वापस आएंगे? इसकी आवाज़ में उदासी थी। ये पूछने के लिए फ़ोन किया है तुमने? दूसरी तरफ से एक बार फिर से गुस्से से भरपूर आवाज़ सुनाई दी। नहीं, वो मुझे आपको कुछ बताना है। उसने एक बार फिर से पीछे की तरफ देखा तो शाज़म को लगा कि शायद इसकी मौजूदगी की वजह से वो ठीक से बात नहीं कर पा रही। वो फ़ौरन ही अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए अंदर चला गया था। जल्दी बताओ, वो इजाज़त दे रहा था। आप जल्दी से घर वापस आ जाएं, फिर बताऊंगी। ये कहने के लिए इतना वक्त बर्बाद किया है तुमने? उससे गुस्सा आया था। अगर वो बात करना ही चाहती थी तो बात करे, बात घुमा कर क्यों कर रही थी? जब वो मैं बाज़रियाम, अब वो असल में मुझे लगता है कि बस कर दो, 2-3 दिन में वापस आ रहा हूँ, तुम्हारी बात तो शायद ख़त्म नहीं होगी, फ़िज़ूल में वक्त बर्बाद कर रही हो मेरा। वो कहकर फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि माया किसी तरह कितनी देर स्क्रीन को देखती रहेगी।
वो बहुत कोशिश के बाद भी उसे कुछ नहीं बता सकती थी। किचन में खड़ी अमाया रात का खाना बना रही थी जब उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बस उसे ऐसा लग रहा था जैसे इसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें चकरा रही हैं। वो अपनी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब महसूस कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो काम में लगी हुई थी। सारा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है, कोई काम ढंग से नहीं करती। ये बर्तन धोए तूने? ऐसे बर्तन तेरी माँ धोती थी क्या? वो बदलियाजी से बातें सुना रही थी। अमाया उन्हें कुछ भी न बोली। कुछ आता जाता भी है तुझे? शायद चाची को इसकी बेइज्जती करने के लिए और कोई बात नहीं मिली थी। 3 बर्तनों को उठा उठा कर उसे दिखाने लगी। बर्तन बहुत सफाई से धुले हुए थे, इसलिए वो चूल्हे पर तवा रख कर रोटी पकाने लगी थी। मुझे नखरे दिखाती है, मेरी बात का जवाब देने के बजाय ये सब कुछ कर रही है। चाची जान ने गुस्सा दिखाते हुए अगले ही लम्हे इसका बाजू दबोच कर खींचा और साथ ही तवा चूल्हे से उतार कर इसके चेहरे के बिल्कुल करीब कर दिया। इसकी हरकत पर वो सहमने लगी। मुझे नखरे दिखाएगी, मेरी बात का जवाब देने के बजाय मुझे पीठ दिखाएगी तू? वो एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारती आपे से बाहर हो चुकी थी। उसके हाथ से पेड़ा नीचे गिर गया था, जबकि वो बुरी तरह सहम चुकी थी। जब चाची का हाथ एक बार फिर से उठा, लेकिन हवा में ही रह गया। वो आंखें बंद किए एक एक तरफ खड़ी चाची के दूसरे थप्पड़ का इंतज़ार कर रही थी। मौलवी साहब को दरवाज़े तक छोड़कर शाम वापस कमरे में आया तो उसे जो ही घुटनों में सर दिए बुरी तरह से सिसकते हुए पाया। उसके दिल में एक अजीब सी दर्द की लहर उठी थी। उसने कब सोचा था कि वो उसे कभी इतनी तकलीफ़ देगा कि वो यूँ फूट फूट कर रोएगी। उसके आंसू उसे तकलीफ़ दे रहे थे। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता इसके बिल्कुल पास आकर बैठ गया था। उसे अपने इतने करीब देखकर वो उससे दूर हटने लगी थी कि वो अगले ही लम्हे इसका हाथ थाम कर उसे अपने साथ खींचते हुए वो इसकी कमर के गिर्द बाजू हायल कर चुका था। हरम मेरी जान, प्लीज़ रोना बंद करो। मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैं तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। वो इसके चेहरे से इसके बाल हटाते हुए इसके आंसू साफ कर रहा था, जबकि उसकी इतनी कुर्बत पर हरम कांपने लगी थी। तुम परेशान मत हो हरम, देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हें रोने या फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम पर किसी तरह की कोई आँच नहीं आने दूंगा। प्लीज़ मेरा यकीन करो, रो मत। हरम, मुझे जित बात तकलीफ़ दे रही है कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है, तो तुम मेरे लिए इसलिए रो रही हो। देखो, मैं ठीक कर दूंगा, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। वो इसका चेहरा अपने हाथों में थामे इसके आंसू साफ कर रहा था, लेकिन इसके आंसू रवानी से बहे चले जा रहे थे। जब वो उसे खींचकर अपने सीने से लगाता, उसे खुद में भेज गया था। वो बुरी तरह से रोते हुए एहतजाज कर रही थी, इसके सीने पर मुक्के मारते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो महसूस कहाँ कर रहा था। वो तो बस उसे अपनी धड़कनों के साथ लगाए उसे अपना यकीन दिला रहा था। उसके कानों में अपनी मोहब्बत की सरगोशियाँ कर रहा था। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे मेरे घर जाना है। खुदा के लिए मुझे मेरे घर छोड़कर आएँ। आपने वादा किया था, आप धोखा नहीं कर सकते। वो चिल्लाते हुए बोल रही थी। जब सयाम ने कमरे में कदम रखा, उसे आते देख वो उसे खुद से लदा कर चुका था, लेकिन फिर भी इसका हाथ छोड़ा नहीं था। 3 घंटे में फ़्लाइट है, क्या करना है? वो उससे देख कर कहने लगा। तो ये शाम ने हाँ में सारी लाया, जैसे कुछ सोच कर बैठा हो। चची जान हैरानगी से कभी अपने हाथों तो कभी सामने खड़े जरियाम को देख रही थी। इनका हाथ जरियाम के हाथ में मजबूती से कैद था, जबकि अमाया, जो इतनी देर से आंखें बंद किए हुए थप्पड़ का इंतज़ार कर रही थी, अपने करीब इसकी खुशबू महसूस करके आंखें खोले उसे देखने लगी। फिर अगले ही लम्हे इसके पीछे हो गई, जैसे उसे तहफ़्फ़ुज़ मिल गया हो। क्या समझ के रखा है आप लोगों ने मेरी बीवी को? क्या वो कोई भेड़ बकरी है जिस पर आप जब चाहें हाथ उठाएंगे, जब चाहें जलील करेंगे? कितनी बार मैं बताऊं आपको कि ये मेरी बीवी है। वो आज आपे से बाहर हो गया था। इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि पूरी हवेली गूंज उठी। वो इनका हाथ झटकते हुए बोला। जरिया चाची ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन वो हाथ उठाकर उनको खामोश करा चुका था। इस घर में ये लड़की मेरी बीवी है और मेरे नाम पर रहती है। अगर आप लोगों को इसकी ज़ात इतनी तकलीफ़ दे रही है तो मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। उसके साथ मेरा फिर सुकून आ जाएगा आपको। तो यही सही। उसका चेहरा आपको आपके बेटे की लाश याद कराता है।
न तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जाओ अमाया, अपना सामान पैक करो, हम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहे हैं। वो उसे देखकर बोला था, जबकि चची जान बस सुन सुन रही थी। उनके मुताबिक तो इन दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो ये सब कुछ क्या था? ये तुम क्या कह रही हो ज़रियाम? इस लड़की की खातिर? दादा जान ने कुछ कहना चाहा। हाँ, इस लड़की की खातिर दादा जान, बिल्कुल इसी लड़की की खातिर जो कि मेरे नाम से इस घर में आई है, मेरे नाम से यहाँ रहती है। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी को कोई तकलीफ़ पहुँचाए, कोई सर्द हवा छू कर गुजरे। और जहाँ आप लोग मेरी बीवी पर दिन रात जुल्म करते हैं, अगर ये इज़्ज़त से इस घर में ब्याह कर आती तो क्या तब भी आप इसके साथ ऐसा ही सलूक करते? नहीं न, नहीं है बर्दाश्त मुझे मेरी बीवी के साथ ऐसा ज़ुल्माना सलूक। उसका वजूद आप लोगों की बर्दाश्त से बाहर है। न तो मैं ले जाता हूँ उसे यहाँ से हमेशा के लिए। वैसे भी तो जन्नत शहर में अकेली रहती है। बेहतर है कि मैं भी वहीं अपना फ्लैट वापस ओपन कर लूँ। वैसे भी मुझे हर हफ्ते शहर अपने काम के सिलसिले में जाना पड़ता है। अब से मैं वहीं रहूँगा, वो फैसला करते हुए बोला। नहीं ज़रियाम, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे अलावा तो हमारा कोई नहीं है। हमारे पास ना जन्नत है ना शाज़म। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने बेटे से दूर नहीं रहना चाहती थी। आई एम सॉरी मामा, लेकिन इन हालात में मैं अपनी बीवी को यहाँ नहीं रख सकता। अगर इन लोगों की नज़रों में मेरी बीवी की कोई इज़्ज़त ही नहीं है तो मैं अपना मकाम क्या समझूं? मैं यहाँ नहीं रह सकता। वो उन्हें देखते हुए बोला। इस लड़की की खातिर तुम हवेली छोड़कर जाना चाहती हो, अपना घर बार छोड़कर जाना चाहती हो। बाबा को भी बीच में बोलना पड़ा था। लड़की ये हो या कोई भी हो, लेकिन मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि इसके साथ मेरा नाम है। ये लड़की मेरे नाम पर इस घर में आई है। इसकी ज़ात के साथ मेरा बहुत ख़ास तल्लक है। अल्लाह ने हम दोनों में अपना सबसे पसंदीदा रिश्ता कायम किया है। अगर आप इसकी इज़्ज़त नहीं कर सकते तो इस घर में नहीं रह सकता। ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं अपनी बीवी पर किसी किस्म का तशद्दुद होते नहीं दे सकता। वो किसी तरह की रायत देने को तैयार न था। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, मैंने कहा जाकर अपना सामान लेकर आओ। वो अमाया को देखकर गुस्से से बोला था, जबकि वो अगले ही लम्हे सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। रुक जाओ लड़की, खबरदार जो तुमने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। और कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी घर छोड़कर जाने की। ज़रियाम जैसा चाहता है वैसा ही होगा। जिसको भी इस लड़की से या इस घर में रहने से मसला है वो उससे मुखातब नहीं करेगा। लेकिन हम ज़रियाम को इस घर से नहीं जाने दे सकते। दादा जान फैसला करके अपनी छड़ी लेते कमरे की तरफ जाने लगे। यकीनन वो भी माया से मुखातिब नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वो भी उसे पसंद नहीं करते थे। चच्ची तो गुस्से से उसे गुत्थी तानिया के साथ कमरे में बंद हो गई थी, जबकि बाबा जान भी मज़ीद वहाँ नहीं रुके थे। अमाया, बच्चे खाना लगा दो, ज़रियाम को भूख लगी होगी, मामा ने ज़रियाम की पीठ हिलाते हुए कहा और उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। जबकि अमाया अपने आंसू साफ करती अपने चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजा कर किचन की तरफ आ गई थी। उसने पूरी असाइनमेंट बनाकर एक लड़की के हाथों इसके क्लासरूम भेज दी थी। वो दोनों खुश हो गई थी। आखिर इनका काम हो गया था, वो भी सिर्फ एक बार मदद मांगने पर। वो सच में बहुत अच्छा इंसान था। इन दोनों ने ही क्लास ख़त्म होने के बाद इसका शुक्रिया अदा करने के लिए सोचा था। 1 मिनट यार, उसने हमारी बहुत बहुत मदद की है। मुझे नहीं लगता कि हमें रूखा सूखा सा सिर्फ थैंक यू कहना चाहिए। मेरे ख्याल में हमें इनको गिफ्ट देना चाहिए। वो उससे देखते हुए कहने लगी। उसने पहली बार किसी से मदद ली थी और वो भी इतनी आसानी से इसकी मदद के लिए तैयार हो गया था। वो उसे थैंक यू बोलते हुए कोई तोहफ़ा देना चाहती थी। गज़ल ने कुछ भी नहीं कहा, बस कंधे उचका दिए। ठीक है यार, मुझे जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मुझे क्या पता इन लड़कों को क्या पसंद होता है। और वैसे भी इसकी पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी तो नहीं आइडिया। गज़ल उसे देखते हुए कहने लगी, जबकि वो सोच में थी। ऐसा करते हैं, कल एक अच्छा सा पेन ख़रीदते हैं और उन्हें दे देते हैं थैंक यू के तौर पर। यकीनन उन्हें हमारा तोहफ़ा पसंद आएगा। वो पढ़ाई का शौकीन है तो पेन ऐसे इंसान के लिए बेहतरीन तोहफ़ा होगा। और वैसे भी कलम तो हर इंसान की ज़रूरत है, ख़ासकर स्टूडेंट्स की। वो उसे देखते हुए बोली तो गज़ल को भी इसका आइडिया बहुत पसंद आया। तो बस फैसला हो गया, आज ही पेन लेते हैं और कल इनको दे देंगे। वो भी इसके साथ ही क्लासरूम से बाहर निकली थी।